Hi students, myself प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन में पैराडॉक्स की केसेज पढ़ाने जा रहा हूं और पैराडॉक्स का फर्स्ट केस मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। आज मैं आपको केस सेकंड बताने जा रहा हूं। ये केस सेकंड मैंने कुछ ऐसे कंपाउंड्स लिखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें दो या दो से अधिक कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट हैं और इन कार्बन एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये बताना है। जैसा आप देख रहे हो, केस नंबर सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ये जो भी पैटर्न है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट एल्केन डेरिवेटिव कंपाउंड शो करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की तीन कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन कि मॉलिक्यूल में सभी कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होने चाहिए, कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एंड में इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन चेन के किसी भी एक एंड पर, अगला या पिछला कहीं भी एक ही एंड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि ये इफेक्ट केवल 3 कार्बन एटम तक दिखाई पड़ता है। 3 कार्बन एटम के बाद इस इफेक्ट का इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि वहाँ पर नेग्लिजिबल होगा, वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब एल्केन डेरिवेटिव कंपाउंड से मतलब है, तो एल्केन डेरिवेटिव कंपाउंड्स में केवल 3 कार्बन एटम तक ही दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? तो ये देखो, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अब आइए मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लेता हूँ। ये मॉलिक्यूल CH3CH2OH है, एथिल अल्कोहल या इसको एथेनॉल कहेंगे। ये आप देखो CH3CH2CH2Cl है, इसको क्लोरोप्रोपेन कहते हैं या प्रोपिल क्लोराइड कहेंगे। ये आप देखो CH3CH2COOH है, इसको प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। ये CH3CH2CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का थर्ड मेंबर है, इसको प्रोपेनल कहते हैं या प्रोपेनल्डिहाइड कहेंगे। फिर इन मॉलिक्यूल्स में, इन कंपाउंड्स में जिस कार्बन एटम के नीचे अंडरलाइन है, उन कार्बन एटम्स का, उन कार्बन एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? तो मैं एक एक केस को कैरी करता हूं। सबसे पहले मैं कैरी कर रहा हूं, ये आप देखिए CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल है या इसका आईयूपीएसी नेम इथेनॉल है। अगर इस कंपाउंड को मैं कंडेंस फॉर्म में लिखता हूँ, कंडेंस फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम है सबको एक पास लिखता हूँ, जितने हाइड्रोजन एटम है सबको एक पास लिखता हूँ, जितने ऑक्सीजन हैं उनको सबको एक पास, यानी कि सबको सिकड़ के लिख रहे हैं। तो जब सिकोड़ के लिख रहे हैं तो इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फार्मूला कहते हैं। तो पूरे मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है तो ये C2 हो गया, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है तो C2H6 हो गया और ये ऑक्सीजन हुआ। अगर मैं इस C2H6O का निकालता हूँ, इसमें कार्बन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं नॉर्मल मेथड से, तो आप क्या देखोगे, हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? C2H6O = 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर अगर आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं इसका ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होता है। हाइड्रोजन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो 6 एटम का कितना हो जाएगा? +6 हो गया। कार्बन का फाइंड आउट करना है, इसके 2 एटम है तो 2x कर दिया, = 0 हो गया। यानी कि 2x +6 में से -2 जाएगा तो यहाँ पे +4 होगा, = 0। तो 2x = -4 हो गया, तो x = -4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये -2। ये दिखाई पड़ रहा है कि ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? -2।
लेकिन ये दोनों कार्बन एटम का -2 आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखोगे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये लगा हुआ है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, यह इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, ये -I इफेक्ट को शो करेगा। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में अधिक है। अब ये कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों हाइड्रोजन से अधिक है, तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, इससे भी जो है इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ये कार्बन इस OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ इफेक्ट इस कार्बन पर आ जाता है और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से अधिक हो जाती है, एडिसेंट कार्बन से अधिक हो जाती है। बात ध्यान रखना, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव वर्ड का मतलब क्या हुआ कि किसी एक की प्रॉपर्टी दूसरे पर आ जाना, दूसरे की प्रॉपर्टी तीसरे पे आ जाना, मतलब एक दूसरे के कैरेक्टर को ले लेना, गेन कर लेना, इंड्यूस हो जाना, उससे इफेक्टेड हो जाना, ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। तो अगर आप देखो ये कार्बन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसका कुछ इफेक्ट इस कार्बन पे आ जाता है और अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से अधिक हो जाती है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो ये तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये आप देख रहे हो। अगर हम इसको मानते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है और इसको मानते हैं कि ये क्या है, ये सेकंड कार्बन है, तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे निकालेंगे? ये कार्बन OH ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से जो तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब OH ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, एकदम से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, बस OH ग्रुप कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं कि OH ग्रुप को दे रहा है। अगर दे रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वजह से +1 हुआ। अब आप देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे जब लेगा तो -1 और ये बगल वाले कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया? -1। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो एक +1 और -1 ये कैंसिल हो गया। अब -1 और -1 मिलके कितना हो गया? -2। यानी कि क्या समझ में आया कि पहले वाले कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। अब आइए देखते हैं, अगर हम लोग सेकेंड कार्बन एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो ये सेकेंड वाला कार्बन एटम अपने एडिसेंट कार्बन एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी वजह से इस पर +1 हुआ। बाकी आप देखो 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, यानी कि कार्बन में हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अधिक होती है। तो अब ये देखो तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि -1 हो गया। अगर इस तरीके की कंडीशन हो गई तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो कितना हो गया? -2। यानी कि क्या समझ में आया कि एथेनॉल के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दोनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? इसका भी आप देख रहे हो -2 हो गया और इसका भी कितना हो गया बेटा? बोलो -2। आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब वो -2 क्या आया था? यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि -2 आया, तो ये रियलिटी में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया था। अगर हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो आप देखो पहले वाले कार्बन इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस दूसरे वाले का भी -2 है। इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, तो अगर इसको करेंगे तो -4 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो गया? -2। तो ये जो भी आया था ये वाला, ये कैसा था? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है
दो या दो से अधिक कार्बन एटम है और इस तरीके की केसेज है तो दोनों कार्बन एटम का अलग अलग हमको ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना पड़ेगा। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करते हैं तो नॉर्मल मेथड से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है और एवरेज कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरा केस लेके चलते हैं, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। अगर सेकेंड मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं तो इस सेकेंड मॉलिक्यूल में आप देखो ये क्लोरोप्रोपेन है या इसी को प्रोपिल क्लोराइड कहेंगे हम लोग। अगर इसकी बात करते हैं तो ये देखो CH3 CH2 CH2 Cl है और इसमें इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं कंडेंस फॉर्म में लिखता हूं, कंडेंस फॉर्म का मतलब मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम है सबको एक पास, जितने हाइड्रोजन है सबको एक पास करके लिखता हूं। तो 1 2 3 कार्बन है तो यहाँ पे देखिए C3 मैंने लिखा, 3 2 5 2 7, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 7 लिखा और 1 क्लोरीन है। तो अगर मैं नॉर्मल मेथड से करना चाहूँ तो ये देखिए C3H7Cl है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू इधर 0 किया। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन के एक एटम का -1 होगा, हाइड्रोजन के एक एटम का +1 होता है तो 7 एटम का कितना हो जाएगा +7, 7 इंटू +1 करेंगे तो +7 हो जाएगा। इसी कार्बन का निकालना है, कार्बन के 3 एटम है तो इसको 3x कर दिया इक्वल टू 0 हो गया। तो +7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा +6 बचेगा, यानी कि 3x + 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो आप -6 हो गया। तो x इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो -6/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये -2 आया। लेकिन ये जो -2 आया है ये कैसा ऑक्सीडेशन नंबर है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तीनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है कि -2 आ जाए या हो सकता है कि इससे डिफर कर जाए। तो हमको तीनों का अलग अलग निकालना है, क्वेश्चन में अलग अलग पूछा गया है, सेपरेटली पूछा गया है। तो फिर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, उसी के तरीके से हम लोग इस मॉलिक्यूल का भी स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल का स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखोगे ये मेथिल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन हो गया। अब आप जानते हो कि ये -I इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, तो ऐसी कंडीशन में ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो था विड्रॉ करेगा, लेकिन इसका इफेक्ट जो था इस कार्बन पे आ जाएगा। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बगल वाले कार्बन से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बगल वाले कार्बन से ये टर्मिनल वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इसका कुछ इफेक्ट इस कार्बन पे आ जाता है तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इससे खींचेगा, बेटा इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से सभी एक चेन में कनेक्टेड हैं। फिर से देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका जो था कुछ इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा। दिस कार्बन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन, देयरफॉर इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। और फिर इसी तरीके से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन पे आ जाती है तो ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा अपने एडिसेंट कार्बन से, तो इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन के पुल को दिखाता हूँ कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्लोरीन तो पहली बात इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है। हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा। ये कार्बन इस बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये कार्बन बगल वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो सबसे लास्ट वाला कार्बन एटम है इससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लास्ट वाला कार्बन एटम तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना। अब अगर मैं मानता हूं कि ये फर्स्ट कार्बन है, इसको मैं बोलता हूं कि ये सेकंड कार्बन है, अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये थर्ड कार्बन एटम है, और इन तीनों का मैं इंडिविजुअली निकाल रहा हूं, अलग अलग सेपरेटली करके निकाल रहा हूं, तो आप देखो कैसे निकलेगा। अगर मैं फर्स्ट कार्बन एटम का निकालता हूं तो फर्स्ट कार्बन एटम का क्या आप देखोगे, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है
तो ये देखिए +1 हुआ, क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बाकी देखो दोनों हाइड्रोजन से ले रहा है और बगल वाले कार्बन से ले रहा है, तो कितना एक एक इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि -1 दो हाइड्रोजन की वजह से, और बगल वाले हाइड्रोजन से भी कार्बन से भी एक ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में -1 मैंने कर दिया। देखिए यहाँ से ले रहा है, इस वाले हाइड्रोजन से ले रहा है और बगल वाले कार्बन से ले रहा है। अगर हम इन दोनों को करते हैं तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो -1 और -1 अगर दोनों को सम करते हैं तो कितना हो गया, -2, यानी कि पहले वाले कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2 हो गया। अगर मैं सेकेंड कार्बन एटम का निकालता हूं तो सेकेंड कार्बन एटम का भी कैसे होगा, ये सेकेंड कार्बन एटम, ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन से एडेड कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक, लेकिन बाकी दोनों हाइड्रोजन से ले रहा है और एक कार्बन से ले रहा है, तो इसी तरीके से -1 +1 और -1 ये कैंसिल हो गए, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। इसी तरीके से बेटा अगर लास्ट वाले की मैं बात करता हूँ तो लास्ट वाला कार्बन भी सेकेंड वाले कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ तो थर्ड वाले पर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से -1, अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 हुआ। तो अब ऐसी कंडीशन में +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2। यानी कि क्या समझ में आया कि तीनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस मॉलिक्यूल में -2 हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या आया था, ये रियलिटी में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया था। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे तो कैसे है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन का निकालते हैं तो आप देखो पहले वाले का -2 है, प्लस दूसरे वाले का भी -2 है, प्लस तीसरे वाले का भी -2 है। कितने टोटल जो था एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, 3 हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दिया कार्बन एटम। अब अगर हम लोग देखें तो ये -6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। तो इस तरीके से जो -2 आया था, ये आप देख रहे हो, ये -2 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब मैं थर्ड वाला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। इस थर्ड एग्जाम्पल को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये थर्ड एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरीके से है। यहाँ पर आप देखो टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप में आप देखते हो कि एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें, बात कर रहे हैं CH3 CH2 COOH, इस कार्बन का और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तीनों कार्बन का। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया, ये C3, 3 2 5 1 6 हो गया C3H6, और 2 ऑक्सीजन है तो C3H6O2। ये क्या है, ये कंडेंस फार्मूला है। अगर ये कंडेंस फार्मूला है और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों का निकालते हैं नॉर्मल मेथड से, तो देखो कैसे C3H6O2 = 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होता है, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, 2 × -2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम का +1 हुआ तो 6 एटम का कितना हो जाएगा, आप ये देखो 6 × यहाँ पे +1 हो गया। और कार्बन का अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन को हम लोग अगर एक एटम का x मानते हैं तो 3 एटम का 3x = 0 हो गया। तो अब अगर इसको करें तो 3x ये +6 हो गया, और यहाँ पे -4 = 0, तो +6 में से -4 गया तो +2 बचा, यानी कि 3x + 2 = 0। तो 3x = कितना हो गया, -2, तो x = कितना हो जाएगा, -2/3, ये आया। आप ये देखो कि ये पैराडॉक्स का केस होता है, क्लियरली जो था समझ में आ रहा है। कैसे क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना। अगर इसको हम लोग -2/3 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.66 आ जाएगा, डेसिमल में आ गया, मतलब ये पैराडॉक्स का केस है,
साफ साफ समझ में आ रहा है कि पैराडॉक्स केस है। अगर ये पैराडॉक्स का केस होता साफ साफ समझ में आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग इस मेथड से तो नहीं निकालेंगे। और साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल में बोला गया है कि तीनों कार्बन एटम का सेपरेटली फाइंड आउट करना है और वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आइए इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए देखते हैं। ये मेथिल ग्रुप है लास्ट में, तो ये CH3, ये CH, ये CH, यहाँ पे CH2, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो आप, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये OH ग्रुप है, ठीक है ना। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। मुझे तीनों कार्बन का निकालना है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये कैसा है, ये फर्स्ट वाला है कार्बन। इसको मैं बोलता हूँ कि ये सेकेंड वाला कार्बन है और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये थर्ड वाला कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में। मुझे तीनों कार्बन का निकालना है, फाइंड आउट करना है। आप जानते हो कि OH ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कार्बन, तो OH एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एडेड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, कार्बन का 2.5 होता है। मतलब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से और कार्बन को देना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों हाइड्रोजन से अधिक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। अब बीच वाला कार्बन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा है, जिसकी वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बगल वाले कार्बन से अधिक हो जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी इस पर आ जाती है। तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और ये तीनों हाइड्रोजन से ये लास्ट वाला कार्बन एटम अट्रैक्ट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, जैसे पहले वाले कार्बन का, तो आप देखो ये कार्बन OH को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो +1 हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, डबल बॉन्ड है इसलिए +2 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले रहा है, ध्यान से देखो, इस कार्बन से ले रहा है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में -1 हो गया। अब +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, +2। यानी कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, +2 हो जाएगा। हम लोग लिख लेते हैं कि इसका +2 आ गया। अब बीच वाले कार्बन का निकालते हैं। बीच वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सबसे लास्ट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा है उसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। तो अगर मैं सेकेंड वाले कार्बन का फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1, बाकी 3 से ले रहा है तो -1 -1 -1 +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा, -2। अगर मैं थर्ड वाले कार्बन की बात करता हूँ, थर्ड वाले कार्बन एटम की, तो ये देखो थर्ड कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, बाकी तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा। तो ऐसे कंडीशन में एक दे रहा है तो +1 और बाकी 3 से ले रहा है, ये देखिए, तो ये +1 और -1 कैंसिल, -1 मिलके कितना हो गया बेटा, -2 हो गया। तो क्या समझ में आया कि ये जो फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा था उसका +2, बीच वाले कार्बन का कितना हो गया, -2, और सबसे लास्ट वाले कार्बन का भी कितना हो गया, -2। इस तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसमें आपने देखा कि तीनों कार्बन एटम का सेम नहीं आ रहा है, एक का +2 आ रहा है और 2 बाकी कार्बन एटम्स का -2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखें कि वो क्या है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, ये देखिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं कार्बन का निकालता हूँ, तो कार्बन का एक एटम है उसका +2 है, प्लस दूसरे का -2 है, प्लस तीसरे का -2 है। मैंने तीनों को ऐड कर दिया। 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल में बेटा, तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखो बेटा, +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो ये देखो बेटा, ये कैंसिल हो गया, तो केवल -2 बचा। तो यहाँ पे -2/3 हो गया। -2/3 का मतलब क्या हो गया, ये -0.66। तो ये क्या जो आया था, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।
ओके, पक्का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट वाला केस बचा हुआ है, उस लास्ट वाले केस को भी देख लें। ये एल्डिहाइड ग्रुप का थर्ड मेंबर है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का थर्ड मेंबर है, इसको प्रोपेनॉल कहते हैं, इसका आईपीएसी नेम है। और अगर कॉमन नेम देखें तो इसको प्रोपेनॉल्डिहाइड कहेंगे। ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। आइए इसके बारे में जानते हैं, कैसे इस मॉलिक्यूल का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इस मॉलिक्यूल में भी आपको दिखाई दे रहा है 3 कार्बन एटम है, और तीनों कार्बन एटम का सेपरेटली हमको फाइंड आउट करना है। देखें, ये CH3, CH2, CHO है। मुझे इस कार्बन का, ये कार्बन, ठीक है ना, तीनों का हमको फाइंड आउट करना है, और तीनों को हम लोग को निकाल के देखना है कि कैसे निकलेगा। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं कंडेंस फॉर्म में लिखता हूं, तो कंडेंस फॉर्म में इस मॉलिक्यूल को लिखूं तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तो ये देखिए C3 हो गया, 3 2 5 1 6, C3H6 हो गया, और एक ऑक्सीजन है तो ये O हो गया। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, जैसे C3H6O इक्वल टू 0, इक्वल टू की 0 क्यों आया, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होगा, हाइड्रोजन के एक एटम का +1, तो 6 का कितना होगा, 6 × +1 मतलब +6 हो जाएगा। तो ये देखिए बेटा +6 हो गया। अब यहाँ पे 3 एटम कार्बन के हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 एटम का निकालना है, तो इसको मैंने 3x बोल दिया इक्वल टू 0। तो 3x +6 में से -2 जाएगा, तो यहाँ पे +4 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये 3x इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया, तो x इक्वल टू आप देखोगे -4/3 हो गया, यानी कि -1.33 ये ऑक्सीडेशन नंबर आया। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, और ये किसका केस है बेटा, ये पैराडॉक्स का केस है, ये पैराडॉक्स का केस है। साफ साफ इसमें समझ में आ रहा है कि पैराडॉक्स का है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है कभी भी, ये वैसे भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, सारी बातें प्रूफ हो जाएंगी। आइए करके देखते हैं। इस मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्केलेटन स्ट्रक्चर, तो जैसे पहले की 3 मॉलिक्यूल का बनाया है ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, CH2 में ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, CHO में ये कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर हम लोग इसमें देखें तो आप क्या देखोगे, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन को देना पड़ेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, कार्बन का 2.5। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसा। अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बगल वाले कार्बन से अधिक हो जाएगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब ये कार्बन इससे जुड़ा है, तो बीच वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सबसे किनारे वाले कार्बन से अधिक हो जाएगा, 3rd नंबर वाले कार्बन से अधिक हो जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब कार्बन के कंपेयर में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा। ये देखिए, ये सारे पैटर्न अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं बोलता हूँ कि ये फर्स्ट कार्बन है, इसको मैं बोलता हूँ ये सेकेंड कार्बन है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये 3rd कार्बन है, ठीक है ना। अब मैं तीनों कार्बन एटम का इंडिविजुअली निकाल रहा हूँ, सेपरेटली निकाल रहा हूँ। अगर मैं पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करता हूँ, तो ये कार्बन आप देखो, ये कार्बन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ये देखिए +2 हो गया। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले रहा है और 1 अपने बीच वाले कार्बन से ले रहा है, तो -1 -1, तो ये क्या हो गया, अगर आप देखो तो +2 और -1 -2 हो गया, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 0। यानी कि ये कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 0 होगा, ऐसा बोल रहा है। अब हम लोग सेकेंड वाले कार्बन की बात करते हैं। अगर इस सेकेंड कार्बन की बात करते हैं, आइए देखते हैं सेकेंड कार्बन का। तो सेकेंड कार्बन
एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से को, तो और बाकी 2 हाइड्रोजन से ले रहा है, और जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है थर्ड कार्बन उससे भी ले रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1 हो गया, बाकी 3 से ले रहा है तो -1 -1 ये +1 -1 कैंसिल हो गया। अगर इसको करेंगे तो इसका कितना आएगा, -2 आ जाएगा। अगर मैं थर्ड वाले कार्बन की बात करूं, ये थर्ड कार्बन है, थर्ड वाले कार्बन की बात करता हूं, तो ये कार्बन बीच वाले कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दे रहा है तो +1, बाकी तीनों हाइड्रोजन एटम से एक लेकर ले रहा है तो -1 -1 तो +1 और -1 कैंसिल हो गया और -1 मिलके कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बेटा समझ में आया? तो यानी कि इससे समझ में आया कि जो पहला कार्बन एटम है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है उसका 0 आ रहा है, बीच वाले कार्बन का -2 हो रहा है, और जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है मॉलिक्यूल में उसका भी -2 आ रहा है। ठीक है ना? अब हम लोग देखें, अगर इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो इतना आना चाहिए। अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो आप देखो, एक कार्बन एटम है उसका 0 है, प्लस दूसरे का जो था -2 है, प्लस तीसरे वाले का भी -2 है, तो यहाँ पे -2 -2 -4 हो गया। टोटल मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, -4 + 0 कितना होगा, -4 ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में -4/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1.33 आ गया। आपने देखा ये -1.33 आ रहा है, यानी कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही है। ठीक है, इस तरीके से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने आपको पैराडॉक्स थीसिस का सेकेंड पार्ट पढ़ाया। एक पार्ट और है, वो पार्ट कैसा है, वो लंबा पार्ट है, वो उसमें भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, पैराडॉक्स के केसेस के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब आज के बारे में कुछ साइंस फैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, सबको मालूम है, थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन सिक्रीट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। थायरॉक्सिन हार्मोन यहीं से सिक्रीट होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी बच्चों में हो जाए तो वो बच्चे कैसे हो जाते हैं, उनका माइंड प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है ना? इडियट्स होते हैं। अगर इसी तरीके से एडल्ट्स में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो सिंपल ग्वाइटर हो जाता है, जिसको घेंघा कहते हैं। ठीक है? तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है, और सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी 3 पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होता है। ठीक है ना? फिर सबसे लंबा, मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ, सबसे लंबा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है ना? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा होगा ये सबसे लार्जेस्ट, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब मैं बिगेस्ट कहता हूँ तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जब मैं लार्जेस्ट कहता हूँ तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। ये क्वेश्चंस भी नीट एग्जाम में पूछा गया है, जीएस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो भी समझ में आया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ। बगल में जो तक कोई बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं जो 11th-12th क्लास में पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को जो था शेयर कीजिए। जो NTSC की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को शेयर कीजिए। ओके ना? ठीक है? साथ ही साथ मेरे चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।